तो हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका क्लास 10th के हिस्ट्री सेकेंड चैप्टर में, जो कि है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। इसके पहले मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ा दिया है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। वो भी बहुत कम यानी कि 12 मिनट में कंप्लीट हो चुका है पूरा चैप्टर, और बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ भी मैं इस पूरे चैप्टर को अभी इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ, जो कि यही 10 पेज का पीडीएफ है। यानी कि आपका 2 पेज तो यहीं पे निकल गया, यानी कि 8 पेज का पीडीएफ है। तो 10 मिनट इसमें भी लग सकता है, और बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, बहुत ही कम शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है आपका औपनिवेशिक शासन और राष्ट्रवाद का उदय। औपनिवेशिक शासन कौन था, यानी कि अंग्रेजों का शासन, और राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था और राजनीति में बड़े बदलाव हुए। जैसे सबसे पहला आर्थिक शोषण हुआ, जो कि ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय कारीगरों और किसानों को बर्बाद कर दिया। सबसे पहला किसानों को, और जितने कारीगर थे, बहुत ही अच्छे अच्छे कारीगर भारत के, जो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनाते थे, शिल्प कलाएँ बनाते थे, उन सबको बर्बाद कर दिया गया। दूसरा है सांस्कृतिक प्रभुत्व। सांस्कृतिक प्रभुत्व यानी कि अंग्रेज़ों ने भारतीय संस्कृति को पिछड़ा बताकर अपने शासन को वैध ठहराने की कोशिश की। यानी कि हमारी संस्कृति को वैध बताया गया कि हमारा संस्कृति जो है वो पिछड़ा हुआ है, और अपने शासन को वैध ठहराने की कोशिश करने लगी। यानी कि उनका शासन जो है बहुत सही है, वो हमें सुधारना चाहते हैं, ऐसा प्रचार करने लगा। तीसरा है संचार के साधन, यानी कि रेलवे, डाक, टेलीग्राफ ने भारतीयों को आपस में जोड़ने में मदद की। रेलवे और डाक भी बनाए गए, जो कि भारतीयों को आपस में जोड़ने में मदद की। तो ये कुछ अच्छे भी काम किए अंग्रेज़ों ने, ऐसा नहीं है अंग्रेज़ों ने पूरा बुरा काम किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने बहुत बहुत साल हम लोग का शोषण भी किया। अब सबसे पहले आ जाता है कि भारत में देख लेते हैं कि पहला विश्व युद्ध हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो 1914 से 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध में भारत पर बड़ा प्रभाव पड़ा। बड़ा प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के किसानों को वहाँ पे सैनिक बनाकर ले जाया गया, जिसके कारण यहाँ के जो किसान थे वहाँ पे सैनिक बन के गए। अब जो सैनिक वो बन गए, तो यहाँ पे किसानों की कमी हो गई। अब किसान नहीं तो अन्न नहीं, अब अन्न नहीं तो लोग में भूखमरी फैलने लगी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आर्थिक संकट आया, यानी कि आर्थिक संकट में आपको करों में वृद्धि हो गई, खाद्य सामग्री की कमी हो गई, महंगाई हो गई। तो करों में वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि अंग्रेज़ों के पास रुपये की कमी होने लगी, तो वो कर में वृद्धि कर दिए। खाद्य सामग्री की कमी इसलिए हुई क्योंकि सारे किसान लड़ाई के लिए चले गए। अब महंगाई इसलिए बढ़ गई क्योंकि अन्न की कमी हो गई, इसलिए महंगाई भी बढ़ गई। जो भी बचा था उसको बहुत ज़्यादा दामों में बेचे जाने लगा। अब राजनीतिक चेतना कैसे हुई। भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश वादों को पूरा ना करने पर सवाल उठाए। यानी कि ब्रिटिश ने कहा था कि अगर मेरा साथ दोगे प्रथम विश्व युद्ध में, तो मैं तुमको स्वराज देने का वादा किया था। अब स्वराज नहीं दिया, इसी पर जितने भी नेता थे वो सब उनके खिलाफ बोलने लगे, बवाल उठ गया पूरे देश में, बहुत दंगा होने लगा। देख लेते हैं होम रूल आंदोलन, यानी कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जैसे नेताओं ने स्वराज का विचार फैलाया, लोगों में विचार फैलाया कि हमें स्वराज चाहिए, यानी कि आज़ादी चाहिए। आगे देखते हैं। तो गांधी जी का नेतृत्व। तो गांधी जी सबसे पहले 1915 में आए भारत में। तो गांधी जी का आगमन देख लेते हैं। गांधी जी 1915 में भारत लौट कर आए, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की में एक नई दिशा दी। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा को अपना मुख्य हथियार बनाया। उनके नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम को एक जन आंदोलन बनाया गया। अहिंसा मतलब जिसमें हिंसा ना हो। सत्याग्रह बताया गया था कि हम लोग अगर सच्चे हैं, सत्य हैं, तो बिना अहिंसा के राह पर भी हम आज़ाद हो सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी विचारधारा दी थी, और वो बहुत पहले इस बारे में एक किताब भी लिखे थे। और देख लेते हैं कि रोलेट एक्ट क्या था। रोलेट एक्ट जलियांवाला बाग का नरसंहार। 1919 में रोलेट एक्ट ने बिना मुकदमे की गिरफ्तारी की अनुमति दे दी थी। अमृतसर में जलियांवाला बाग का नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ने भारतीयों को झकझोर दिया था। दरअसल हुआ यह था कि 10 अप्रैल के दिन एक रैली निकली, जिसके बाद लोगों को हटाया गया वहाँ से फौजियों द्वारा, और एक नया एक्ट लागू कर दिया गया, जिसके बाद जिसमें ये था कि अगर कोई भी गुट बनाता है, यानी कि 3-4 आदमी एक साथ रहते हैं, तो उनको देखा जाएगा तो गोली मार दिया जाएगा बिना कुछ पूछे। अब यही हुआ कि जलियांवाला बाग यानी कि अमृतसर में मेला लगा हुआ था, और सारे लोग मेला में पहुँचे थे जलियांवाला बाग में। अब जलियांवाला बाग में पहुँचे थे, तो जनरल डायर
जनरल डायर ने क्या किया कि 1919 में यानी कि 13 अप्रैल 1919 को उन गेट बंद करवा कर और उस सब पे फायर करवा दिया और एक भी लोग नहीं बचे, सब के सब लोग बहुत ही बेरहमी तरीके से मरे थे। इसी के कारण जो हमारे उधम सिंह जो थे वो जाकर सीधे कोर्ट में जनरल डायर को सामने तकाकर और फिर गोली ठोक दिया था। जनरल डायर, उधम सिंह, जो कि विक्की कौशल उसमें रोल भी किए हैं, आप देख सकते हैं, वो मूवी बहुत अच्छी है। अब फिर पढ़ लेते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चली थी। लक्ष्य ब्रिटिश शासन का बहिष्कार और स्वराज प्राप्त करना। कार्य क्या था? विदेशी वस्त्रों और सामानों का बहिष्कार किया गया उस समय। साथ साथ में नौकरी, सरकारी नौकरी, स्कूलों और अदालतों का बहिष्कार किया गया। लोग सरकारी नौकरी जाना छोड़ दिए, स्वदेशी अपनाने और खादी का प्रचार किया गया। खादी वस्त्र पहनने लगे लोग। लेकिन आंदोलन का प्रभाव देख लेते हैं। आंदोलन का प्रभाव, ब्रिटिश शासन को आर्थिक नुकसान होने लगी क्योंकि उनके पास कोई नौकरी नहीं करता था, उनके सामान को कोई यूज नहीं करता था, जिसके कारण उनको आर्थिक रूप से बहुत संकट आने लगा। और फिर किसान और मजदूरों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया इसमें, क्योंकि किसानों और मजदूरों को बहुत ज़्यादा कष्ट सहना पड़ता था, इसलिए बहुत सारे वो लिए। और फिर आंदोलन 1922 में चौरा चौरी की घटना होने के बाद स्थगित कर दी गई गांधी जी द्वारा। चौरा चौरी नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। चौरा चौरी एक ऐसी घटना थी जिसमें कुछ लोगों ने दंगा के माध्यम से एक पूरे पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। अब देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में बताया गया है। पृष्ठभूमि, 1929 में कांग्रेस ने लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। गांधी जी ने क्या किया था कि 1930 में वो जनरल के पास लिखे थे, एक पत्र लिखे थे जिसमें कुछ मांग रखी थी और बोले थे कि 11 मार्च तक उसको पूरा किया जाए, नहीं तो मैं आंदोलन करूंगा। जब 11 मार्च तक पूरा नहीं हुआ तो 12 मार्च को उन्होंने शुरू किया 1930 में, और वो दांडी पहुंचे और दांडी से उन्होंने नमक बनाया और कानून को तोड़ना शुरू कर दिया। दांडी यात्रा देख लेते हैं। दांडी यात्रा यानी कि नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह में हुआ था क्या कि गांधी जी ने नमक कर कानून का उल्लंघन करते हुए दांडी पर नमक बनाया। इस आंदोलन ने देश भर में ब्रिटिश कानून के खिलाफ विद्रोह को प्रेरित किया। आंदोलन की मांग क्या थी? आंदोलन की मांग थी नमक कर समाप्त किया जाए। नमक पर भी कर लगता था, जो कि बेसिक नीड थी। नमक तो हर किसी को उपयोग करना होता था, इसके कारण नमक पर कर लगता था तो बहुत बुरी बात थी। तो इसीलिए नमक कर को समाप्त, किसान पर जो लगान था उसको कम किया जाना, और महिलाओं और मजदूरों को अधिकतर सुनिश्चित करना, अधिकार सुनिश्चित करना। आगे आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ? तो आंदोलन का प्रभाव ये हुआ कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ देशव्यापी असंतोष बढ़ा, महिलाओं, छात्रों और किसानों की भागीदारी बढ़ी। आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कई नेताओं को जेल में डाल दिया। बहुत सारे नेता को जेल में डाला गया। और विभिन्न वर्गों का योगदान, विभिन्न वर्गों यानी कि किसान और मजदूर वर्ग का क्या योगदान था? किसान लगान कम करने, जमींदार के शोषण के खिलाफ आंदोलन शामिल हुए थे, और औद्योगिक मजदूर भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष में शामिल हुए थे। यानी कि सबका अपना अपना एक कारण था शामिल होने का, क्योंकि आज़ादी के बाद सबको। अब महिलाओं का भी देख लेते हैं, महिलाओं का क्या कारण था आज़ादी में शामिल होने का? तो महिलाओं नमक सत्याग्रह, असहयोग और अन्य आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। उन्होंने घर जाकर स्वदेशी प्रचार भी किया। हालांकि जवाहरलाल नेहरू बोले थे कि जो भी अगर आज़ाद होता भी है देश, तो देश में उनको उतना अधिकार नहीं मिलेगा जितना अधिकार वो चाहती हैं। फिर भी महिलाओं ने बहुत साथ दिया इस स्वतंत्रता आंदोलन में। दलित और आदिवासी का क्या था? गांधी जी ने दलितों को हरिजन कहकर उनके अधिकारों की बात की थी, और साथ ही साथ आदिवासी समुदाय ने भी अंग्रेज़ों की जंगल और ज़मीन की नीतियों का विरोध किया था, जो कि अंग्रेज़ ने कुछ उनके जंगलों में जाने को प्रतिबंध लगा दिया था। इसके खिलाफ भी उन लोगों में गुस्सा था, जिसके कारण वो आंदोलन किए थे। अब सांस्कृतिक और वैचारिक आंदोलन क्या था, इसमें देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है राष्ट्रीय प्रतीकों का महत्व। तिरंगा झंडा का महत्व बढ़ा। वंदे मातरम जैसे गीत लिखे गए, जो कि बहुत लोगों में जागरूकता फैलाने लगा। अखबारों और साहित्य का योगदान क्या था? भारतीय नेताओं ने पत्रिकाएं, किताबों और भाषणों के जरिए आपका राष्ट्रवाद का प्रचार करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले उसके बाद क्या हुआ कि राष्ट्रीय इतिहास का निर्माण हुआ, जिसमें आपका भारतीय संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को उजागर किया गया। और आगे देख लेते हैं तो स्वतंत्रता और विभाजन।
1947 स्वतंत्रता और विभाजन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया। ब्रिटिश शासन को चुनौती दी गई थी और सांप्रदायिक तनाव के कारण 1947 में भारत का विभाजन भी हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और आपको पाकिस्तान और भारत में बंटवारा हो गया इसका। महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तिथियों में क्या क्या आ जाता है आपका, तो महत्वपूर्ण तिथियां सबसे पहले आ जाती है आपका 1905 बंगाल का विभाजन, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, और 1915 यानी कि महात्मा गांधी का भारत में आगमन, 1919 रोलेट एक्ट पारित हुआ था, और 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो कोई नहीं भूल सकता है। 1920 से 22 असहयोग आंदोलन, और फिर देखा जाए तो 1922 चौरा चौरी कांड, और 1927 साइमन कमीशन का भारत में आगमन, जिसका बहुत विद्रोह हुआ था। साइमन गो बैक का नारा भी लगाया गया था, भारतीय द्वारा विरोध किया गया था इसका, साइमन गो बैक का नारा। 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था कि 1930 यानी कि 26 जनवरी 1930 को भारत को आज़ाद घोषित किया जाएगा, लेकिन वो बहुत कम लोग नहीं पहुंच पाए थे। और फिर 12 मार्च 1930 को यानी कि दांडी मार्च की ये यात्रा शुरू हुई थी, और फिर 1930 से 34 सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 से 34 तक चली थी सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फिर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 ये हमारा सबसे गोल्डन पीरियड, यानी कि भारत की स्वतंत्रता, 200 वर्षों की गुलामी के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति। और 1947 भारत का विभाजन भी हुआ था, ये बहुत दुखद था इस समय भारत का विभाजन, जो कि भारत और पाकिस्तान का निर्माण के उसी समय हुआ था। और निष्कर्ष देख लेते हैं। यह अध्याय यह समझने में मदद करता है कि भारतीय राष्ट्रवाद एक सतत प्रक्रिया थी, जिसके विभिन्न आंदोलनों को और वर्गों में योगदान से स्वतंत्रता संग्राम को दिशा दी। यह केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि संस्कृति, आर्थिक और सामाजिक सुधारों का भी प्रतीक था। यानी कि इसमें बहुत ही जिद्दोजहद से काम किया गया, बहुत सारे लोग काम आए, बहुत सारे लोगों ने विद्रोह किया, एकता हुई, जुट हुए, और अंततः भारत आज़ाद भी हुआ 200 वर्षों बाद। तो बहुत ही खुशी के दिन थे उस दिन जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, और अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़कर चले गए। अंग्रेज़ भारत को छोड़कर चले गए, तो यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, बाय।